नमस्कार दोस्तों, श्रीजी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज से हमारी वीकली करंट अफेयर की क्लास शुरू होने वाली है। इसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट मतलब छत्तीसगढ़ के इस हफ्ते आए हुए महत्वपूर्ण, आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। इसमें हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, जितना आपके लिए एग्ज़ाम उपयोगी है उतना ही देखेंगे। बहुत बढ़ा चढ़ा के उसको नहीं पढ़ेंगे। जो टॉपिक मेंस का है, जिसमें और डिटेल में पढ़ना है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पहले नेशनल करंट अफेयर से। देखो, नेशनल करंट अफेयर काफ़ी सारे हैं, तो एक एक करके देखते हैं इनको। ये आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा। ये जो पोर्टल है, आप सीधा हमारी srijiacademy.com में जाइए, अपना रजिस्टर कीजिए अपने आप को। उसके बाद आप जब होम पेज में न्यूज़ के सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये करंट अफेयर मिल जाएगा। तो आप सीधा क्या करेंगे, पहले नेशनल न्यूज़ को खोलेंगे, ऑल टाइप से नेशनल न्यूज़ को। इसमें हम प्रीलिम्स और मेंस का भी ऐड करने वाले हैं अभी, और ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी हम इसको ऐड करने वाले हैं कि एक बटन यहाँ पे दे देंगे, मतलब एक उसको आप टच करोगे तो आप इंग्लिश कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दो दिन में ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। तो शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, देश को मिला अपना पहला निजी सैटेलाइट। देखो, सैटेलाइट तो सरकार बनाती थी, गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी निजी सैटेलाइट मिला है, पिक्सल कंपनी को मिला है ये। तो पिक्सल नेतृत्व कंसोर्शियम को भारत की पहली निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तंत्र बनाने का अधिकार मिला है। देखो, ये सैटेलाइट होती है, आपको पता ही है, पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है ये। और पिक्सल के नेतृत्व वाली एक कंसोर्शियम को निजी सैटेलाइट बनाने का अवसर मिला है। तो पिक्सेल, अब ऐसे सवाल आ सकते हैं कि पीपीपी जब आप मॉडल बताओगे मेंस में भी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसमें आप ऐसी बातें कर सकते हो कि देश में अभी किस तरह से निजी क्षेत्र को भी अभी आपको मौका मिल रहा है सैटेलाइट बनाने का या अन्य क्षेत्रों में काम करने का, जो क्षेत्र पहले गवर्नमेंट तक सीमित था। तो किसको, पिक्सेल के नेतृत्व वाली पिक्सेल, है ना। तो ये आपको याद रखना है। और अगले 5 वर्षों में भारत उन्नत उपग्रह लॉन्च करेगा। तो कितने उपग्रह बनाएगा, कितने सैटेलाइट बनाएगा? तो अगले 5 साल में 12 उन्नत उपग्रह बनाएगा, 12 सैटेलाइट बनाएगा ये। भागीदार कौन कौन है इसमें? तो कुछ कुछ भागीदार भी हैं इसमें, जैसे पिक्सेल है, ठीक है, ध्रुव स्पेस है। अब ये देखो, ये गवर्नमेंट का है, ध्रुव स्पेस है, चैट श्योर है, पीयर साइट है। और इसमें 5 वर्षों में 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ऐसे सैटेलाइट बनाई जाएंगी, 12 सैटेलाइट। ठीक है, तो आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखना है। ये पिक्सल के नेतृत्व में बन रहा है, 5 सालों में 12 सैटेलाइट बनाना है, और 1200 करोड़ लगभग खर्चा हुआ। तो ये सब चीज़ें, पैसा कितना खर्चा हुआ है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। अब अगले न्यूज़ में आ जाते हैं। अगली न्यूज़ है, अब महिलाएं चलाएंगी नारी अदालत। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। देखो, सिक्किम में ये चल रहा है। सिक्किम के सीएम है, क्या नाम है, प्रेम सिंह तमोंग। अब ये नाम इनका आपको ध्यान नहीं रखना है, ये तो ऐसी है। तो प्रेम सिंह तमो ने 11 अगस्त को पहली अ, अम्मा सम्मान दिवस पर महिलाओं द्वारा सामुदायिक न्याय मंच का शुभारंभ किया है। कि क्या क्या किया है, देखते हैं। देखो, सिक्किम में मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमोंग जी। महिलाओं द्वारा संचालित एक सामुदायिक न्याय मंच नारी अदालत का शुभारंभ किया है। नारी अदालत, इसका शुभारंभ किया है। और इसमें पारिवारिक और महिला संबंधी विवादों को हल करने के लिए काम करेगा ये नारी अदालत। तो क्या काम करेगा? पारिवारिक मामले। अब जैसे देखो, इधर लिखा भी है हमने कि ये क्या क्या विवाद देखेगा। पारिवारिक विवाद देखेगा कि परिवार में कोई भी दहेज अहेज से रिलेटेड मामला है या कोई दूसरा वाद विवाद है, पारिवारिक विवाद। घरेलू हिंसा देखेगा, और महिला अधिकारों संबंधी अन्य छोटे मामले, जो छोटे मामले हैं उनके लिए नारी अदालत की शुरुआत हो गई है सिक्किम में। तो 11 अगस्त 2025 को अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पे, कब किया? अम्मा सम्मान दिवस, मतलब माँ को सम्मान देने के लिए कोई दिवस रहा होगा, उसमें प्रेम सिंह तमोंग ने ये घोषणा की है। अब परीक्षा के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है भैया यहाँ पे? तो परीक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि नारी अदालत किसका हिस्सा है? नारी अदालत हिस्सा है
मिशन शक्ति के संबल उपयोजना का हिस्सा है। अब ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन अगर कठिन करेगा एग्जाम कभी, तो आ सकता है कि मिशन शक्ति, ये मिशन शक्ति के संबल उपयोजना। अब ये देखो, मिशन शक्ति जो था, जब मिशन होता है तो इसमें कई सारी उपयोजनाएं होती है ना, तो इसमें एक संबल उपयोजना थी, इसका ये हिस्सा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस उपयोजना का हिस्सा है, किस मिशन का हिस्सा है, तो मिशन शक्ति के संबल उपयोजना का हिस्सा है। शुभारंभ 11 अगस्त को हुआ, प्रथम अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पे, ये हम लोग देख ही लिए। सिक्किम के मुख्यमंत्री थे प्रेम सिंह तमोंग जी, उनके शुभारंभ किया उन्होंने। और पारिवारिक और घरेलू हिंसा जैसे मामलों के लिए ये न्याय प्रदान करेगा। तो अगर मेंस में भी कोई क्वेश्चन आता है जब आपको न्याय, जब जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड, तो आप ऐड कर सकते हैं उसमें कि और आगे की राय जब आप बताओगे या फिर आप कंक्लूजन दोगे या फिर आप, तो उसमें आप बता सकते हो कि अब घरेलू मामले या पारिवारिक मामले कोर्ट तक ना जाएं, और ऐसे अगर हम इस तरह के नारी अदालत बनाएंगे तो जल्दी मामले सुलटेंगे, जल्दी काम होगा। कुछ कुछ आप बता सकते हो। अगले न्यूज़ पे आ जाते हैं भैया। अगली न्यूज़ है, सोनू निगम को मिलेगा 2025 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। ये प्योर प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मतलब वनडे एग्जाम का क्वेश्चन है ये, इसको 2 मिनट भी नहीं देंगे हम लोग, 1 मिनट में देखेंगे। तो सोनू निगम जी हैं जो, ये प्रख्यात गायक हैं, तो इनको क्या मिला है, मध्य प्रदेश, देखो ये जो लता मंगेशकर पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2025 के प्रतिष्ठित लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए सोनू निगम जी को चुना गया है। ठीक है, और ये राज्य स्तरीय सम्मान, इसीलिए मैं बताया आपको कि राज्य स्तरीय सम्मान है ना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, और आधुनिक संगीत में विशेष योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। ठीक है, तो विजेता कौन है, सोनू निगम। कहाँ पे दिया गया, भोपाल में दिया गया, मध्य प्रदेश सरकार दे रही तो भोपाल में ही देगी। और मुख्य अतिथि कौन थे, तो शिवराज सिंह चौहान जी थे मुख्य अतिथि। तो ये वन वन डे एग्जाम का क्वेश्चन है। देश को मिली सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, ये भी वन डे एग्जाम का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि देश को 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर सेंट्रल स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का। ठीक है, तो इसकी ये नागपुर से पुणे तक चलती है, नागपुर से पुणे तक ये चलेगी और 830 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, 830 किलोमीटर की दूरी ये कितने देर में पूरा करेगी, 12 घंटे में तय कर लेगी। और दोनों जो शहरों के बीच की दूरी को बहुत कम कर देगी। तो कौन कौन सी स्टेशन पड़ेंगे सब आप लोग देख लेना, बाकी इससे ज़्यादा इसमें कोई कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम लोग उतना ही देखेंगे जितना इम्पोर्टेंट है। वोटर लिस्ट विवाद व चुनाव आयोग। अब ये जो क्वेश्चन है भाई, ये मेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि वोटर लिस्ट विवाद बहुत ज़्यादा गहराया हुआ है, तो मेंस में चुनाव आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। यद्यपि प्रीलिम्स में भी या फिर वनडे एग्जाम में भी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि करंट इस तरह से होता है कि जो मुद्दा चल रहा है उससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सेम मुद्दा नहीं पूछा जाता कई बार। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो वोटर लिस्ट में कथित चूक के नाम पर डुप्लीकेट कई नाम हैं, और इस आधार पे आप लोग अभी देख ही रहे हो, इसको हम ज़्यादा डिटेल में इसकी पृष्ठभूमि नहीं देखेंगे। चुनाव आयोग का संवैधानिक आधार देखते हैं कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी भैया। तो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, 25 जनवरी 1950। देखो, देश गणतंत्र कब बना, 26 जनवरी को, है ना, हमने अपने संविधान को अपनाया, लेकिन गणतंत्र बनने के 26 जनवरी के एक दिन पहले, मतलब 25 जनवरी को हमने क्या अपनाया, चुनाव आयोग की स्थापना हुई। और इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को। संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 324। 324 ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको रट लो आप लोग। 324, इसमें यह है कि देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लोगों का अधिकार है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। इसका कार्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। ये तो साधारण सी बात है। इसकी संरचना क्या है भाई, यहाँ भी आपको समझना होगा। देखो, पहले एक चुनाव आयुक्त होता था, पहले एक
वन पर्सन बॉडी थी ये, ठीक है। लेकिन फिर समस्या हुई कि कई बार ये डिक्टेटर जैसा बिहेव कर सकता है, एक आदमी अपनी मर्जी का चलाएगा, ठीक है। तो 1989 के बाद दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त जोड़ दिए गए, 1+2 हो गया, ठीक है, 1989 के बाद। लेकिन 1989 के बाद जोड़े गए फिर हटा दिए गए, ऐसा आप लोग सब जजेस केस पढ़ोगे आप, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस। लेकिन वर्तमान में फिर 1992 के बाद से वर्तमान में यही है कि एक अध्यक्ष है और दो सदस्य हैं, तो कुल 3 सदस्यीय निकाय है ये। तो वर्तमान में भी 3 सदस्यीय है, शुरुआत में एक ही सदस्य था, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? देखो, जो भी संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की के हेड या फिर उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये साधारण सा आप ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो राष्ट्रपति करेगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो फिर उसको आप लोग देख लेना कि कौन करेगा। प्रधानमंत्री की समिति द्वारा सिफारिश के बाद कोई करता है, कई बार कभी कोई करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लेकिन राष्ट्रपति ही करेगा, है ना। मुख्य कार्य क्या है इनके? लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव कराने। तो ये तो हमको पता ही है कि लोकसभा का भी, विधानसभा का भी, राष्ट्रपति का भी, उपराष्ट्रपति का भी, सबका चुनाव यही कराती। अब देखो एक बात बताओ, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये किसका चुनाव कराती है? अब ये तो साधारण सा क्वेश्चन है वैसे ये भी, लेकिन आप लोग बताइएगा कमेंट में। नेशनल इलेक्शन कमीशन या जो है लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन किसका चुनाव कराती है? अगली बात, मतदाता सूची का निर्माण करती है, इलेक्टोरल रोल का निर्माण करती है। मतलब मतदाता सूची बनेगी ना, नए नए लोग जुड़ते हैं, कई लोग का देहांत हो जाता है तो वो हट जाते हैं। उसी तरह से चुनाव आचार संहिता लगाती है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करती है, उनको चुनाव चिन्ह देती है, जैसे अलग अलग चुनाव चिन्ह का आवंटन भी यही करती है। ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से चुनाव कराती है। और ये सब इसके क्या है भाई, कार्य हैं। अगली बात क्या है, ये मेंस में ये सब पूछे जा सकते हैं। स्वतंत्रता और शक्तियां क्या हैं? तो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर काम करती है ये। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह है। अब ये बहुत कठिन है। सुप्रीम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाएगा, तो ये आप लोग जब पढ़ते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो उसमें आप पढ़ते हो कि किस तरह से मोशन आएगा पार्लियामेंट में, उसके बाद उसके लिए कमेटी बैठेगी, उसके बाद वो कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी, तो फिर उसमें वोटिंग होगी, फिर दूसरे सदन में जाएगा, वहाँ वोटिंग होगी। तो लंबी प्रक्रिया है, तो कठिन है बहुत हटाना, ठीक है। तो 2/3 मेजोरिटी से आपको वोट देना पड़ेगा, मतलब 2/3 बहुमत से वोट देना पड़ेगा दोनों सदनों को, उसके बाद वो हटता है। तो लंबी प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है, तो आसानी से हटा नहीं सकते इनको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश जारी करने और चुनाव प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश देने की व्यापक शक्ति प्राप्त हो गई है। तो 324 के बारे में हम लोग देख ही लिए पहले भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें कुछ, ये सब आप लोग देख लेना कि क्या क्या है, वर्तमान विवाद क्या है, नीतिगत महत्व क्या है, ये सब मेंस के टॉपिक हैं। परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य आप लोग देख लीजिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, ठीक है, तो ये तो हमको पूछा जा सकता है, अभी हम देख भी लिए। प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह इलेक्शन सिंबल्स जो हैं, सिंबल्स ऑर्डर 1968 करके एक एक्ट आया था, सिंबल्स ऑर्डर, उसके तहत आवंटित किए जाते हैं, ठीक। एमसीसी, वीवीपैट काउंटिंग, सुप्रीम कोर्ट दिशा सीमित बूथों पर वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया जाता है, ये सब तो ऐसा ही है, ठीक है। इसको इतना ही देखते हैं। न्यूज़ बहुत सारी है हमारे पास, समस्या ये है कि किसी एक न्यूज़ को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ सकते। हम ये अभी कर रहे हैं कि प्रीलिम्स और मेंस की न्यूज़ को अलग अलग कर देंगे। तो प्रीलिम्स के लिए अलग एक वीडियो बना देंगे, मेंस में जो आने वाली ऐसी न्यूज़ है इनको और बेहतर कर देंगे, कैसे आंसर राइटिंग करना है सब ऐड करके किस पेपर में आ सकता है आपके मेंस के, उस प्रकार हम देने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोग को ये हो जाए कि किसी को प्रीलिम्स के लिए देखना है तो प्रीलिम्स के लिए देख ले, वो वीडियो थोड़ा छोटा ही होगा। मेंस के लिए फिर हम उसके अलग अलग डायमेंशन भी बताएंगे, तो वो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम आपको और सुविधा दे देंगे।
डेली करंट अफेयर हम डाल ही रहे हैं, तो आप लोग जाके रोज पढ़ सकते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में न्यूज़पेपर में आई हुई थी न्यूज़, तो हमने उस पर भी लिखा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो देखो 10 वर्ष में 1.63 करोड़ युवाओं का प्रशिक्षण। अब 4.0 में उद्योग संचालित डिजिटल फर्स्ट और OJT आधारित स्क्रीनिंग मॉडल होगा। तो ये सब क्या है भाई? तो 15 जुलाई 2015 को भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रमाणन योजना के रूप में लॉन्च हुई थी। तो देखो कौशल विकास योजना कब लॉन्च हुई थी? आज से 10 साल पहले, है ना। आप लोग जानते होंगे कि कई लोग इसमें सर्टिफिकेट भी लेते थे अलग अलग चीज़ें करने का। कोई मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहा है, कोई कुछ सीख रहा है। तो 2015 में ये योजना लॉन्च हुई थी। ठीक है। और इसमें यह था कि युवाओं को मुफ्त अल्पकालिक प्रशिक्षण देकर योगदान रोजगार योग्यता विकसित करना, कि अल्पकालिक प्रशिक्षण दे दो जिससे उनको रोजगार मिल सके। तो 10 वर्ष में क्या हुआ भाई अभी? तो पिछले 10 साल में 1.63 1.63 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है हमारे देश में। इतने सारे युवाओं को सिखाया गया। अब इनमें से कितने लोग अपना रोजगार शुरू किए, ये डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन प्रशिक्षित इतने लोगों को किया गया है, ये डेटा है हमारे पास। तो सरकार बोल रही है कि 1.63 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। ठीक है। योजना की 10वीं वर्षगांठ पर सरकार ने बड़े पैमाने पर हुए प्रशिक्षण विस्तार और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जैसे नए एकीकरणों को रेखांकित किया है। तो सरकार अभी बात की इस पे कि 10 साल हो गया है, तो सरकार ने अपना इसका रोड मैप बताया। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABCID, आप लोग कॉलेज में अगर पढ़ते हैं तो ABCID मिलती है आपको, तो उसको भी इससे जोड़ेंगे, ऐसा कुछ कुछ सरकार का है। अब भाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY 4.0 शुरू किया गया। ठीक है। अब इसकी क्या विशेषता है भैया? इसकी विशेषता क्या है कि उद्योगों की ज़रूरतों और भविष्य के कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसको पुनः डिजाइन किया जाएगा। अब देखो उद्योगों की ज़रूरत बदल गई है। पहले तो काम करने के लिए आपको अलग अलग प्रकार के मजदूर चाहिए होते थे, अब कई काम मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हो रहा है। आपको ड्रोन्स बनाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल या EVs की ज़रूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन बैटरीज या फिर लिथियम बैटरीज, इस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। तो आपको ना अब उद्योगों की ज़रूरत के अनुसार लोगों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। पहले की ज़रूरतें अलग थी, अभी ज़रूरतें बदल गई हैं। तो भविष्य में क्या कौशलों की ज़रूरत पड़ेगी? सरकार बोल रही है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग। हाँ, भविष्य में AI, ड्रोन, EV, हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी काम करना सीखना पड़ेगा। स्किल इंडिया डिजिटल हब पर पंजीकरण से लेकर QR कोडेड सर्टिफिकेशन तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। आप डिजिटल फर्स्ट निष्पादन होगा, आप डिजिटली इसमें इनरोल हो सकते हैं। समावेशी डिज़ाइन बनाया गया है इसका, कि दूर के लोग भी इसमें पढ़ सकें, SC ST महिलाओं को भी इसमें पढ़ने में आसानी हो। सतत सीखना, तो सतत लगातार बच्चा सीखता रहे, उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरह से ये योजना को फिर से पुनः परिभाषित किया गया है, नई ज़रूरतों के अनुसार नए क्षेत्रों को इसमें जोड़ा गया है 4.0 के अंतर्गत। ठीक है। तो देखो बजट और घोषणा, तो केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई और 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए गए। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए गए। इसमें कोडिंग सिखाई जा रही, AI, रोबोटिक्स, ड्रोन जैसे चीज़ों को भी जोड़ा गया। ठीक। तो इस बारे में आप लोग एक बार वेबसाइट में जाके पढ़ लीजिएगा। ये देखो, अब हम लोग परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु भी डाल दिए हैं आखिरी में, कि इसी को बस देख लो, काम बन जाना है। जैसे लॉन्च कब हुआ? 15 जुलाई 2015 को। 2015 को ये योजना लॉन्च हुई। 4.0 के तहत क्या किया जा रहा है भाई? तो सिंपल सा है, इंडस्ट्री कनेक्ट, की जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे सीधा कनेक्शंस मिलें, क्या उनकी ज़रूरत है पता चले। OGT, डिजिटल मॉनिटरिंग, रीस्क्रीनिंग, उभरते क्षेत्रों पर फोकस किया जाए, नए क्षेत्र आ रहे हैं उसके लिए काम किया जाएगा।
10 साल में 1.63 करोड़ से अधिक युवा इसमें शामिल हुए, ये भी हम इसमें ध्यान रखना है हमको। ठीक है, तो आप लोग इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हो, प्रीलिम्स में भी इस तरह का कुछ क्वेश्चन आया तो कर सकते हो यूज़। अगले न्यूज़ में आते हैं, ऑपरेशन सिंदूर। अब ये मेंस का क्वेश्चन है भाई, लेकिन कोशिश करते हैं कि 2-4 मिनट में इसको देख लें एक बार, क्योंकि इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होगे। तो लेकिन इसके बारे में हर वीक कोई ना कोई आर्टिकल आता ही है, तो हम आर्टिकल्स खंगाल रहे थे तो हमको ये भी मिला तो हम डाल दिए। तो वायसरन घाटी पर हमले के बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर 7 से 10 मई 2025 के 4 दिन तक चला था। 7 मई से 10 मई, है ना। और इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल आए, एक आर्टिकल दो तीन एक दो आर्टिकल इस वीक भी आए थे तो हम उनको ऐड किए, थोड़ा सा देखेंगे। ठीक, तो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम बैसारण घाटी में 26 पर्यटकों की हत्या की गई। अब ये बहुत विभत्स घटना थी कि 22 अप्रैल की ये घटना है कि 22 अप्रैल को कश्मीर में घूमने गए थे लोग, वहां पे 26 पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या कर दिए आतंकवादी। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भारत ने प्रतिक्रिया दी और 7 से 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पीओके में 9 स्थानों में स- सर्जिकल स्ट्राइक की गई, प्रिसीजन स्ट्राइक की गई और 10 मई को सैन हॉट हॉटलाइन के बाद संघर्ष विराम हो गया। तो 7 तारीख को शुरू हुआ, 10 तारीख को हॉटलाइन हो गया, बंद हो गया। अब देखो शुरुआत कहाँ से हुई, ट्रिगर कहाँ से हुआ। तो बैसारण घाटी आतंकी हमला, 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने एक विभत्स काम किया, 26 नागरिकों की हत्या कर दी। ठीक है, और टीआरएफ नाम का एक आतंकी संगठन है, उसने हमले की जिम्मेदारी ली। ठीक है, और लेकिन जिम्मेदारी ली उसके बाद इनकार भी कर दिया कि भैया हमने हमने किया ही नहीं है। तो क्या हुआ कि इसमें 25 पर्यटक भारतीय थे 26 में से, और एक नेपाली नागरिक शामिल था, और धर्म के आधार पर उनको मारा गया था। तो भारतीय सेना ने प्रतिक्रिया की, 7 से 8 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तो 15 दिन बाद, हमले के तुरंत बाद हमने नहीं चलाया, 15 दिन थोड़ी स्ट्रेटेजी बनाई कि क्या करना चाहिए, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ठीक है, मध्य रात्रि में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमने सटीक हवाई और आर्टिलरी हमले किए, मतलब इसको बोलते हैं प्रिसीशन हवाई और आर्टिलरी हमले हमने सटीक किए कि वहीं मारेंगे जहां आतंकी होंगे, नागरिक क्षेत्रों में नहीं मारेंगे, जहां पे नागरिक रह रहे हैं वहां नहीं मारेंगे। तो क्या हुआ इसके बाद? आतंकी बुनियादी ढांचे को हमने नष्ट कर दिया और सैन्य प्रतिष्ठानों से हमने और नागरिक प्रतिष्ठानों में हमने हमला करने से बचे। हम हमला नहीं किए, आतंकी क्षेत्रों में केवल हमने हमले किए। ठीक है, और इसके बाद क्या हो रहा भाई? पाकिस्तान प्रतिक्रिया देता है और पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया, और 8 से 10 मई के बीच मिसाइल और ड्रोन हमले हुए दोनों देशों के बीच। और उसके बाद क्या हुआ? सीमित स्तर पर दोनों देशों के बीच मुठभेड़ हुई और 10 मई की सुबह दोनों देशों ने डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओस, तो डीजीएमओस दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ऑपरेशंस के बीच हॉटलाइन पर बातचीत हुई और संघर्ष विराम हो गया। ठीक, सेना प्रमुख का भी बयान आया, सेना प्रमुख बोल रहे हैं कि शतरंज वाला वक्तव्य आया उनका, ये बोल रहे हैं भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को ग्रे जोन में खेली गई शतरंज चालों की तरह बताया। इसलिए ये न्यूज़ अभी फिर से हाईलाइट हो गई कि सेना प्रमुख आके बयान दिए अभी, वो बोले कि ये ग्रे जोन के तहत खेली गई शतरंज चालों की तरह है। और उन्होंने कहा कि यह परंपरागत युद्ध नहीं है, बल्कि कैलिब्रेटेड मल्टी डोमेन और खुफिया जानकारी पर आधारित अभियान था, जिसके लिए राजनीतिक स्पष्टता और पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। और उन्होंने कहा कि 9 में से 7 लक्ष्य उत्तरी कमान के संचालन में ध्वस्त किए गए। टेस्ट मैच चौथे दिन, देखो तो यही वो बोले हैं कि देखो ये ग्रे जोन में खेला गया शतरंज की चाल की तरह है, क्योंकि ये डायरेक्ट वॉर नहीं है, परंपरागत युद्ध नहीं हुआ। परंपरागत युद्ध में क्या होता है, दो देशों की सेना आमने सामने आती है और दोनों देशों में युद्ध होता है। तो वो बोले कि ये डायरेक्ट वॉर नहीं है, इसको हमने शतरंज की तरह खेला
और खुफिया जानकारी पर आधारित ये अभियान था, हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कई सारे डायमेंशन उन्होंने बात किए हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जो भी डायमेंशन आपको सही लगे, आप एग्ज़ाम उपयोगी होगा, उसको आप लोग अच्छे से अपनी नोट्स में नोट कर लीजिएगा। ये जो न्यूज़ है, ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टू द पॉइंट न्यूज़ लिखें। अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एकदम 2-4 लाइन में न्यूज़ हो जाए। छत्तीसगढ़ की न्यूज़ देखोगे आप अभी, तो उसमें आपको ये चीज़ दिखाई भी देगी कि आपको केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड न्यूज़ ही दिखाई देगी। एक सेकंड, ये कुछ हो गया क्या? नेशनल ही तो है, और क्या क्या बच गया भाई? नहीं, ये तो हमारा न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो ये नेशनल न्यूज़ की, कुछ नेशनल न्यूज़ देखे हम लोग। अब थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की न्यूज़ में आते हैं। एक न्यूज़ तो ये है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वच्छता संगम 2025 कार्यक्रम में स्वच्छता कर्मियों को सम्मान दिया। और इसमें क्या किया उन्होंने, ये हम यहाँ पे इमेज भी डाले थे, नहीं नहीं डाली क्या? डाले तो थे तो हम स्वच्छता संगम 2025, विष्णुदेव जो साय जी हैं हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने स्वच्छता संगम 2025 कार्यक्रम में स्वच्छता कर्मियों को सम्मान दिया और पुरस्कार की घोषणा की है। और उन्होंने किन्हें दिया है सम्मान? स्वच्छता दीदियों को। तो विष्णुदेव साय ना बिलासपुर में आए थे, बिलासपुर में। और बहतराई में इंडोर स्टेडियम है, आप लोग तो गए भी होंगे। तो बहतराई इंडोर स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें वो भाग लेते हैं। और स्वच्छता दीदी, जो महिलाएं जो स्वच्छता करने का काम करती हैं, साफ सफाई करती हैं शहर में, उन्हें सम्मान दिया उन्होंने। और कुछ घोषणाएं भी की साथ में। तो विकास योजना, जैसे विकास कार्य में 260 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया कि 260 करोड़ खर्च करेंगे हम लोग। ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता रैंकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों के लिए नई पुरस्कार राशि की घोषणा की, क्योंकि हमने राष्ट्रीय स्तर पे स्वच्छता रैंकिंग में बहुत अच्छा रैंकिंग मिली है छत्तीसगढ़ को, मतलब बिलासपुर को, इसलिए उन्होंने उनके लिए पुरस्कार की भी घोषणा की। अब क्या है भाई? तो पुरस्कार क्या मिलेगा? प्रथम रैंक में जो आएंगे उनको 1 करोड़, द्वितीय रैंक में 50 लाख और तृतीय रैंक में 25 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा, ये उन्होंने घोषणा की है। अब आगे जाते हैं। तो ये इतनी ही है न्यूज़, इसमें इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। अब आ जाते हैं हम लोग स्टेट न्यूज़ में। अब ये देखिए, कुछ छत्तीसगढ़ की न्यूज़ है, बहुत सारी, ज़्यादा नहीं है, 7-8 न्यूज़ ही थी। अटल श्रम सशक्तिकरण योजना एवं मोर चिन्हारी भवन। अब ये क्या है भैया? तो नया रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार ने असंगठित और प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए अटल श्रम सशक्तिकरण योजना शुरू की है, जिसमें स्वास्थ्य, आवास और वित्तीय सहायता जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो छत्तीसगढ़ सरकार किसके लिए कर रही है? असंगठित और प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए कर रही है ये योजना शुरू। और अटल श्रम सशक्तिकरण योजना इसका नाम है, ये शुरू कर रही है सरकार। और इसके तहत क्या होगा? स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ, आवास और वित्तीय सहायता जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है। इसमें योजना में क्या होगा? असंगठित और प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए अटल श्रम सशक्तिकरण योजना शुरू कर रही है। और 5 राज्यों में, 5 राज्य, क्योंकि छत्तीसगढ़ से प्रवासी लोग इन 5 राज्यों में जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र। 5 राज्य ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है। तो इन 5 राज्यों में मोर चिन्हारी भवन की स्थापना की जाएगी, जो प्रवासी श्रमिकों के लिए सहायता केंद्र के रूप में कार्य करेगा। कि प्रवासी समिति श्रमिक मान लो वहाँ गए, उनको कोई समस्या हुई, तो वो मोर चिन्हारी भवन में जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उनको स्वास्थ्य सुविधा मिल सकती है। देखो क्या है कि श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जैसे निजी अस्पतालों में 160 106 निजी अस्पताल, 106 निजी अस्पतालों के साथ कैशलेस इलाज के लिए समझौता किया गया है। हृदय रोग, किडनी रोग, मतलब अगर कोई
बीमार हो गया तो वो इन 106 निजी अस्पतालों में जा सकता है और कैशलेस रूप से इलाज करा सकता है। कुछ नए अस्पताल भी खोले गए, जैसे भिलाई में, रायगढ़, बिलासपुर में 100 बिस्तर वाले अस्पताल खोले गए। औषधालय खोले गए, तिल्दा, उरला, रायपुर में है जो उरला क्षेत्र है ना, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, लारा, खरसिया, रायगढ़ में, यहाँ औषधालय खोले गए हैं। भोजन और वित्तीय सहायता देने की भी कोशिश की गई है, जैसे श्रम अन्न योजना, ये ध्यान रखिएगा, श्रम अन्न योजना। तो शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत श्रमिकों को मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में 7 जिलों में 21 केंद्र संचालित है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शहीद वीर नारायण सिंह ना, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना। इसमें क्या है, 5 रुपए में, 5 रुपए होता ही क्या है ना, 5 रुपए में क्या किया जाएगा, तो उनको पौष्टिक आहार दिया जाएगा। 7 जिलों में अभी ये शुरू हो गया है और 7 जिलों में 21 केंद्र बना दिए गए हैं, संचालित हैं। तो हर जिले में लगभग 3 केंद्र तो हैं ही हैं। ठीक है, वित्तीय प्रावधान क्या है, तो 2024-25 के बजट में भवन निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए 505 करोड़ रुपए के, संगठित श्रमिकों के लिए 6 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। एक पोर्टल भी बनाया गया है, डिजिटल पोर्टल बनाया गया है, जिसका नाम है, क्या हो गया भाई, जिस पोर्टल का नाम है श्रमेव जयते। अब ये सब सवाल ना प्रीलिम्स में आ सकते हैं, दिमाग में बैठा के रखिएगा, ये लगातार ये सवाल आ सकते हैं, मतलब प्रीलिम्स में। श्रमेव जयते क्या है, तो ये एक डिजिटल पोर्टल है। ठीक, तो इसको ना ध्यान में रखिएगा कि क्या है ये। इस पोर्टल में देखो, इसका आप इस पोर्टल में जाके भी देख लीजिएगा, एक बार सर्च कर लोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा। इसका वेबसाइट क्या है, श्रमेवजयते.cg.gov.in। ठीक, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। इस पोर्टल में श्रमिकों को सभी सरकारी योजनाओं का एकीकृत लाभ मिलेगा। जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसी हैं छत्तीसगढ़ की या फिर सरकार की, उनका एकीकृत लाभ ले सकते हैं श्रमिक। यह पोर्टल ऑनलाइन पंजीकरण और योजना के लिए आवेदन की सुविधा प्रदान करता है। तो आप लोग को कुछ नाम याद रखना है। अटल श्रम सशक्तिकरण योजना, ठीक है, तो इसमें 5 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। भोजन की लागत शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना बनाई गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बनाया गया है, श्रमेव जयते। तो ये सब आप लोग को ध्यान रखना है। कुल बजट 511 करोड़ है इन सब योजनाओं के लिए। तो ये ना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आप ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाना है 2029 तक। तो ये सवाल आ सकता है कि कब तक हमारा लक्ष्य है बाल विवाह मुक्त बनाने का, तो आपको आंसर देना है 2029 तक। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं क्या इसमें सीन है। ये 2-4 लाइन की न्यूज़ ही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2029 तक राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने का एक अभियान शुरू किया है। तो आप लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो अभियान कब तक के लिए है, 2029 तक हमको बनाना है। ठीक है, और सामुदायिक भागीदारी, बिना समुदाय की भागीदारी कैसे होगा नहीं, और कानूनी सख्ती पर जोर दिया गया है। तो क्या होगा, एक तो सामुदायिक भागीदारी, तो बाल में विवाह मुक्त करने के लिए सामुदायिक भागीदारी चाहिए, और इसके साथ साथ कानूनी सख्ती भी चाहिए, कानूनी सख्ती, कानून भी मजबूत हो। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया भैया, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10 मार्च 2024 को रायपुर में आयोजित महतारी वंदन सम्मेलन में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की थी। और इस अभियान में प्राथमिक लक्ष्य था 2029 तक पूरे छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त राज्य बनाना। ठीक है, अब वर्तमान स्थिति देख लो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण 5, नेशनल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, 5 के तहत छत्तीसगढ़ में 12.1% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाता है। ये मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब डेटा। आप लोग अगर ये डेटा डालोगे ना तो नंबर अच्छे मिलेंगे, अगर आप डेटा या फिर इन चीज़ों का यूज़ करोगे अपने आंसर राइटिंग में। तो
12.1% महिलाएं क्या है भैया कि शादी 18 साल से पहले हो जाती है छत्तीसगढ़ में। ये निकला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में आया। ठीक है, जिले कौन से हैं? सबसे ज़्यादा बाल विवाह होता है सूरजपुर में, 34.28%। सूरजपुर में बहुत शादी हो रही है बच्चों को। बलरामपुर में 24%, कोरिया में 22% है, जशपुर में 21% है। तो आप लोग एक पैटर्न देखिएगा कि ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में ज़्यादा हो रहा है ये सब। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा कि किस तरह का सिनेरियो है। तो सूरजपुर को दिमाग में रखिएगा, फिर बलरामपुर, फिर कोरिया। ठीक। और राष्ट्रीय स्तर पर 2019 से 21 में बाल विवाह की दर घटकर 23.3 हो गई है, जबकि 2006 में यह 47.4 थी। तो राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग ये ध्यान डर जाओगे, 2006 में 47.4 थी, मतलब 100 में से 50 लड़कियों की, मतलब 100 में से 48 लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती थी। 2006 तक ये डेटा था। 2019 से 21 के बीच क्या ये हो गया है राष्ट्रीय स्तर पर 23, मतलब 100 में से 23 लड़कियों की शादी हो रही है। वैसे है तो ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक। बट अभी छत्तीसगढ़ में ये कई राज्यों कई जिलों में ये ज़्यादा है ना। जैसे आप देख रहे हो कि छत्तीसगढ़ में उतना नहीं है, जैसे ओवरऑल आप देखोगे तो 12.1% ही है, मतलब कि 100 में से 12 लड़कियों की शादी हो रही है 18 साल से कम उम्र में। लेकिन सूरजपुर हो गया, बलरामपुर हो गया, सूरजपुर में तो 34.28% है, बलरामपुर में 24.60% है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको कम करने के लिए सरकार कदम उठा रही है और बोल रही है कि हम ख़त्म कर देंगे भाई इसको। तो क्या क्या रणनीति अपनाई जाएंगी, क्या विशेष कानूनी पहले अपनाई जाएंगी, ये आप वेबसाइट में जाइएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब अगला है, दंतेवाड़ा में राज्य का पहला एलिवेटेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट खोला गया है। तो ये देखो, बेसिक तो आप यहीं से पढ़ सकते हो। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में क्रेडा के सहयोग से राज्य का पहला एलिवेटेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। तो दंतेवाड़ा में सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है भाई, क्रेडा के सहयोग से, है ना। अब ये देखो सोलर प्लांट को, तो सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। अब इसमें क्या क्या होगा, संयंत्र की कुछ विशेषताएं अपने ध्यान में रखिए। जैसे 75 किलोवाट क्षमता का एक सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा। 75 किलोवाट, ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, 75 किलोवाट। और हीट ट्रैप गैल्वेनाइज्ड हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर है ये। तो ये आप लोग इसको टेक्निकल थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये हीट ट्रैप गैल्वेनाइज्ड हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर और मल्टी कॉरिडोर क्या बोलते हैं डिज़ाइन से बनी है। तो ये इस तरह की डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा किसी को उत्सुकता होगी तो। ठीक है, इसके ना जो बना हुआ है सोलर प्लांट, इसके नीचे पार्किंग आर्किंग दे दी गई है। तो पार्किंग और अन्य सामुदायिक गतिविधियों के लिए इसके नीचे किया जाएगा। तो मान लो ये सोलर प्लांट लगा हुआ है, इसके नीचे पार्किंग दे दिए हैं हम लोग, क्योंकि नीचे की जगह भी तो यूज़ होनी चाहिए ना, और अन्य काम के लिए दे दिए हैं। ठीक है। वार्षिक उत्पादन क्षमता 1,18,000 यूनिट है। 1,18,000 यूनिट साल में उत्पादित करेगा ये, जिससे प्रति वर्ष 106 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी भैया। 106 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो, सोलर प्लांट का। तो सोचो कितनी बढ़िया चीज़ है ये, है ना। ऐसे सोलर प्लांट हर जिले में हो जाए तो और बेहतर हो जाएगा। तो वार्षिक बजट क्या है इसका, 8.26 लाख का वार्षिक विद्युत बिल बचेगा। ठीक है। कुल बजट, कुल बचत होगी 25 वर्षों में 2.5 करोड़ बचत बचत होगी, मतलब 25 साल में 2.5 करोड़ हमारा बच जाएगा। और निवेश वापसी तो 6 साल, 6-7 साल में जितना भी खर्चा किए हैं इसमें ये वापस आ जाएगा। तो ऐसा कुछ कुछ इसके बारे में है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कहाँ बन रहा है, दंतेवाड़ा में बन रहा है। कितनी क्षमता है, 75 किलोवाट। या ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जो आखिरी में हम एग्जाम परीक्षा के लिए तथ्य डालते हैं ना, ये प्रीलिम्स में आ सकता है यहाँ से। किसके साथ हो रहा है, क्रेडा के साथ हो रही है, क्या विशेषता है। तो ऊपर सोलर पैनल होगा और नीचे पार्किंग और उपयोग के लिए जगह होगी। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। नया रायपुर में 400 एकड़ में बनेगी विश्व स्तरीय मेडी सिटी। तो ये देखो भाई, नया रायपुर, अटल नगर।
अब देखो मेडिसिटी क्या होती है, मेडिसिटी का मतलब होता है मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करना, कि कोई अपना इलाज कराने के लिए यहाँ आए, तो इस तरह का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देना होगा। ठीक है, तो हम लोग 400 एकड़ में एक वर्ल्ड लेवल की मेडी सिटी बनाने जा रहे हैं, हेल्थ टूरिज्म। क्योंकि देखो स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा लोगों का, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है या फिर अन्य समस्याएं, बीमार तो लोग होना बंद करेंगे नहीं। तो आप इस तरह की मेडी सिटी बनाओ कि लोग इलाज करने आए, राज्य का लाभ होगा उससे। बढ़िया। तो इसके लिए ना मेडी सिटी परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है। नया रायपुर में सेक्टर 37 में 400 एकड़ में विकसित की जाएगी ये मेडी सिटी, और इसका लक्ष्य है राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना, कि लोग यहाँ पे अब इलाज कराने आए। घटक क्या होंगे? कई अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, जिसमें मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल होंगे, मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, रिसर्च सेंटर, बायो साइंस पार्क, ये सब इसमें बनाए जाएंगे। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, वनडे एग्जाम में भी और मेंस में भी आप लोग यूज़ कर सकते हो किसी आंसर में, स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो। ये प्रीलिम्स में आ सकता है राहुल देव के बारे में। तो राहुल देव जी को 14 अगस्त 2025 को भिलाई में महात्मा गांधी कला मंदिर में 25वां वसुंधरा सम्मान दिया गया है। तो राहुल देव के बारे में देख लीजिए, थोड़ा सा देखिएगा। पुरस्कार किसको मिला है? राहुल देव को मिला है। 14 अगस्त 2025 को कहाँ मिला? महात्मा गांधी कला मंदिर भिलाई में। ठीक है। रमन सिंह जी आए थे इसमें, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आपको पता ही है, स्पीकर हैं। सामाजिक जागरूकता हेतु उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको मिला है यह सम्मान। ठीक है। तो यह पुरस्कार समारोह लोक जागरूकता और वसुंधरा मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और ये किस क्षेत्र, इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक जागरूकता है, तो उन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया है, इसलिए उनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला अनिमेश कुजूर, अब ये तो इनको तो हर कोई जानता है। तो डायमंड लीग में दौड़ने वाले प्रथम भारतीय स्प्रिंटर हैं ये। डायमंड लीग में दौड़े हैं हमारे अनिमेश कुजूर, इनके बारे में थोड़ा सा देख लो। तो 22 वर्षीय हैं, एकदम यंग है, हम आप में से अधिकतर लोगों से छोटे ही होंगे ये। तो 22 वर्षीय एथलीट हैं अनिमेश कुजूर। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, ये हम देखेंगे। तो ये देखो, 100 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने 10.18 सेकंड में पूरा किया है। 10.18 सेकंड, 100 मीटर दौड़े ये इतना। 200 मीटर 20.32 सेकंड में दौड़ गए थे ये। और ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है? डायमंड लीग में दौड़ने वाले पहले भारतीय बने हैं, और जशपुर जिले के हैं ये हमारे। तो इसलिए ये हमारे गौरव हैं, हम लोग को इनको ध्यान में रखना, एग्जाम में आ सकता है इनके बारे में। अगली न्यूज़ में आ जाते हैं भैया। ये तो साबरमती आश्रम है, ये ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट औषधि, रायपुर जिले में 137 एकड़ में औषधीय पौधों की खेती की जाएगी। ठीक है। प्रोजेक्ट औषधि क्या है कि रायपुर में 137 एकड़ में औषधीय पौधों की खेती होगी, और ये खेती खेती कौन करेगा? महिला स्व सहायता समूह इसका संचालन करेंगी, ये खेती करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा देख लो इसके बारे में। वो इमेज हम लोग डाले होंगे, लोड नहीं हो पाई होगी ऊपर। तो रायपुर जिले में क्या है कि ग्राम पंचायतों के सहयोग से औषधीय पौधों का रोपण अभियान शुरू हो रहा है। अब गांव के जो ग्राम पंचायत है उनका सहयोग लिया जाएगा, औषधीय पौधों को लगाया जाएगा, और महिला स्व सहायता समूह को ये रख रखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। ठीक है। दुर्ग जिला में जमगांव करके है, तो उन्नत आयुर्वेदिक दवा प्रसंस्करण सुविधा सेंट्रल वेयर हाउस शुरू किया है इस जगह में। तो दुर्ग में जमगांव करके जगह है, वहाँ पे ये सब शुरू की है गवर्नमेंट। ठीक है। हर्बल एक्सट्रैक्शन सेटअप भी शुरू किया गया है, इससे लगभग 2000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, नया रायपुर में शुरू किया गया है। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है ये पहल, ये देख लो। तो लगभग 44% वन आच्छादित है हमारा राज्य। ठीक है। और इसके कारण औषधीय वनस्पति का एक विशाल प्राकृतिक आधार उपलब्ध है, हमारे पास बहुत ज़्यादा औषधीय हैं। ठीक है, वनस्पतियां हैं। और राज्य इस क्षमता का उपयोग कर आयुर्वेदिक व हर्बल सेक्टर व राष्ट्रीय केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो हमारे पास 44% जंगल है, बहुत सारी औषधियां हैं, हम इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो फार्मा पार्क प्रस्तावित है, निवेश और कर प्रोत्साहन के माध्यम से कृषि और वन आधारित
औषधि उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण भी होगा क्योंकि उनको मौका मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा मेंस के लायक ये है नहीं, प्रीलिम्स में से आ सकता था, तो मेंस में भी आप यूज़ कर सकते हो इसका। प्रधानमंत्री पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजातीय, नीचे कर लेते हैं, लाइट गोल हो गई है थोड़ा सा इसलिए दिक्कत है। 2023 से 26 में पीवीटीजी बस्तियों का सैचुरेशन मिशन छत्तीसगढ़ में 100 जिलों पर 375.71 करोड़ ये सब स्वीकृत किया गया है। तो देखो 11, यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक, 15 नवंबर 2023 को शुरू किया गया एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य 75 पीवीटीजी, देखो 75 जनजातियां क्या हैं, पीवीटीजी कहलाती हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति कहलाती हैं। ठीक है, तो ये 75 पीवीटीजी या विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां पीवीटीजी के लिए आवास, सड़क, जल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे 11 बुनियादी सुविधाओं का मिशन मोड प्रोजेक्ट शुरू करना है। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि 11 बुनियादी सुविधाएं उनको देंगे। तो लॉन्च क्या कब किया गया, 2023 में किया गया। ठीक है, और 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों में इस पर काम किया जाएगा, क्योंकि इन 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश मतलब अंडमान निकोबार में ये पीवीटीजी जनजातियां पाई जाती हैं। वित्तीय प्रावधान मतलब कुल 24,104 करोड़ रुपए, जिससे केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी शामिल है, खर्च की जाएंगी। बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी, पक्के घर बनाए जाएंगे, सड़कें बनाई जाएंगी, पाइपलाइन बनाई जाएगी, मोबाइल मेडिकल यूनिट बनाई जाएगी, आंगनबाड़ी बनाई जाएगी, है ना, ये सब छात्रावास, स्कूल, आजीविका के लिए, ऊर्जा के लिए, ये सब उनके लिए काम किए जाएंगे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। प्रोजेक्ट धड़कन के बारे में प्रीलिम्स में आ सकता है। प्रोजेक्ट धड़कन क्या है, देखो प्रोजेक्ट धड़कन है कि छत्तीसगढ़ में बाल हृदय रोग की शुरुआती पहचान हो जाए। देखो हृदय रोग अगर किसी बच्चे को है तो बचपन में हम पता चल कर लें तो उसका इलाज आसानी से कर सकते हैं हम। तो छत्तीसगढ़ में बाल हृदय रोग की शुरुआती पहचान, स्कूल में कैंप होंगे, रेफरल होगा, उपचार नेटवर्क बनाया जाएगा इसके लिए। तो सरकारी और केंद्रीय विद्यालय जो हैं छत्तीसगढ़ के, आंगनबाड़ी हैं, वहाँ पे बच्चों की हार्ट की स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग से आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ है कि नहीं, और संदिग्ध अगर कोई मामला मिलेगा तो उसकी जांच होगी और निशुल्क उपचार उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो स्कूलों और आंगनबाड़ियों में जन्मजात हृदय रोग की प्रारंभिक पहचान होगी और बाकी चीज़ें होंगी। ठीक है, यह कार्यक्रम जिला प्रशासन और श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल, नया रायपुर का श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल है, इनके संयुक्त इनके संयुक्त क्या बोलते हैं, संयुक्त कार्यान्वयन व्यवस्था पर आधारित है, दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। प्रोजेक्ट धड़कन क्या है आप ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा मैन पार्ट का प्रतीकात्मक ड्रैगन टाइगर प्रिंट, ये देखिए ये प्रिंट है, इसके बारे में आप देख लीजिए। तो मैन पार्ट गलीचा से उभरा छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा ड्रैगन टाइगर प्रिंट, इसके बारे में देख लेते हैं। तो रायपुर में आयोजित हस्तकला प्रदर्शनी में पारंपरिक गमछों पर राष्ट्रीय स्तर की दिलचस्पी बढ़ी है। और चो ये मैन पार्ट क्षेत्र गलीचा, ठीक है, अपने जीवंत रंगों और पशु पक्षियों की आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, मैन पार्ट का गलीचा जो है। और इसी पारंपरिक शैली से प्रेरित होकर ड्रैगन टाइगर प्रिंट मोटिफ को गमछे पर उकेरा गया है, जिसे अब राज्य की विशिष्ट हस्तकला पहचान देने की पहल जारी है। तो इसमें ड्रैगन टाइगर प्रिंट किससे रिलेट कहाँ का है, मैन पार्ट से रिलेटेड है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो ये प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, ड्रैगन टाइगर प्रिंट के बारे में पूछ सकता है कि, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिएगा, यहाँ आप न्यूज़ पढ़ सकते हो। तो इस वीक के लिए इतना ही, हम ज़्यादा न्यूज़ नहीं देंगे आपको। देखो आप ना डेली न्यूज़ जाके वेबसाइट में पढ़ सकते हैं, डेली न्यूज़ हम अपलोड कर देते हैं वेबसाइट में। और आप जाइए वेबसाइट के होम सेक्शन पे जाइए, जैसे ही आप होम सेक्शन पे जाएंगे थोड़ा सा नीचे आपको जाना होगा, ये डेली न्यूज़ का सेक्शन है, ठीक है। तो डेली न्यूज़ पे आप करिएगा तो आपको ये न्यूज़ पूरी मिल जाएंगी, आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। आज की न्यूज़ मैं अभी थोड़ा देर में अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह से हम डेली की न्यूज़ आपको दे देंगे। इसमें प्रीलिम्स और मेंस को हम सेपरेट कर देंगे, तो अगले अगले वीक से या फिर 2-3 दिन में आप देख सकते हो वेबसाइट में, अगले वीक से जब हम क्लास लेंगे तो सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, 2 क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो उससे आपको भी आसानी होगी और आपका समय भी बचेगा। जो प्रीलिम्स पढ़ना चाहता है, जो मेंस पढ़ना चाहता है, अलग अलग पढ़ लेंगे। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि उससे उत्साह बढ़ेगा हमारा। आप वेबसाइट विजिट कीजिए और ये न्यूज़ पढ़िए वहाँ से, और बाकी चीज़ें भी जैसे जैसे हमारा जो प्लान है हम करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। तो हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू।